हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन संबंधी विकार। क्या पढ़ेंगे? श्वसन संबंधी विकार, रेस्पायरेटरी डिजॉर्डर के विषय में बात करेंगे। और रेस्पायरेटरी डिजॉर्डर में जब हम लोग रेस्पायरेटरी डिजॉर्डर की बात करेंगे तो उसमें श्वसन से जुड़ी हुई हर एक बीमारियों के विषय में देखते हुए चलेंगे। उसमें से कुछ बीमारियां हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और कुछ बीमारियां एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं। तो हम लोग सब कुछ को देखते चलेंगे। छोटे छोटे टर्म हैं, मेडिकल जुड़े हुए टर्म, जो आप लोग हॉस्पिटल में जाओगे तो आप लोग को वो सब सब सुनने को मिलेंगे। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर के मुंह से वही शब्द सुनने को मिलेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। और ऐसे जनरली आप लोग श्वसन संबंधी जब विकारों को देखते हैं तो श्वसन संबंधी विकार आपके सामने टोटल लोगों से आप मिल नहीं पाते हैं, लेकिन कौन सी स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं उसका हम लोग को साइंस में और मेडिकल टर्म में उसको क्या बोला जाता है उसको हम लोग जानना है। जैसे सांस फूल रहा है तो इसको हम लोग साइंस में क्या बोलेंगे, किसी का दम घुट रहा हो क्या बोलेंगे, सांस लेने में किसी को दिक्कत आ रही हो क्या बोलेंगे, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया हो, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घट गया हो, मतलब CO2 का जो सांद्रता है बढ़ गया हो, ऑक्सीजन की सांद्रता हो घट गई हो, उसको क्या बोलेंगे। कौन स्थिति में हम लोग बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, साइनोसिस क्या होते हैं। ये सभी रोगों के विषय में हम लोग क्या करेंगे। जानते हैं कि बड़ा फेमस रोग है, नाम है अस्थमा। क्या नाम है? इसको हम लोग दमा वगैरह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थमा, दमा वगैरह भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या है कि हमारा जो फेफड़ा है, फेफड़ा से पहले ट्रैकिया वाला एक श्वास नली का भाग गया हुआ है, श्वास नली बोलते हैं उसको, ट्रैकिया बोलते हैं। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा एक नली गया है, पाइप गया है। ये पाइप बढ़ता है, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकी में पाइप क्या होता है, बढ़ता है। एक होगा तो ब्रोंकस बोलेंगे, बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा ब्रोंकी। क्या बोलेंगे? ब्रोंकी। तो ये बढ़ता है पाइप। बढ़ने के बाद इस पाइप में जब सूजन हो जाए, क्या हो जाए, पाइप में जब सूजन हो जाए, हल्का सा जलन जैसा फीलिंग आए, और ये पाइप में सूजन होने के बाद से घरघराहट, वीजिंग होती है, घरघराहट सी आवाज आती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। कौन से रोग में? अस्थमा रोग में। तो कोई आपसे पूछेगा अस्थमा में क्या दिक्कत होते हैं, तो आप बोलिएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के वजह से आने वाले जो दिक्कत है हमारे श्वसन तंत्र में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, अस्थमा है। इसमें घरघराहट होती है, वीजिंग होता रहता है, सांस लेने में कठिनाइयां होती हैं, जोर लगाकर सांस को खींचना पड़ता है। अगर खांसी आने लगे तो खांसी काफी लंबा समय तक आता है। लोग जैसे खांसी वगैरह भी ज्यादा समय तक आता है तो लोग बोलते हैं क्या तुमको दम्मा हो गया है, क्या हो गया है। तो ये मेनली इसका कारण है ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में सूजन हो जाना। क्या हो जाना? सूजन हो जाना। और सूजन के वजह से इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग के वजह से हम लोग के जब ये तंत्र काफी पतले हो जाते हैं तो पतले हो जाने के बाद से घरघराहट वगैरह की आवाज आती है। ठीक ना। दूसरा रोग है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में एक शब्द लिखा है ITIS, ध्यान दीजिएगा। ITIS जहां पर बाबू आ जाए किसी बायोलॉजी शब्द के लास्ट में, अगर ITIS आ जा रहा है ब्रोंकाइटिस, तो ITIS का मतलब होता है दर्द भी होगा, सूजन भी होगा, पेन भी होगा, स्वेलिंग भी होगा। और मान लो कोई भी चीज, अगर हम लोग का नाक वाला भाग का अंदर का दीवार है सूज जाए तो नाक बंद हो जाएंगे। वैसे ही ब्रोंकाइटिस में जो ब्रोंकी है उसमें सूजन होकर वो पाइप पतला हो जाता है। एक आप लोग को फोटो दिखा रहे हैं, उस फोटो में आप लोग देखना, पाइप क्या हो जा रही है, जो ब्रोंकी का पाइप है वो पतला हो जा रहा है। देखो यहां पर सामान्य ब्रोंकी है, इसके अंदर का भाग को देख रहे हो, इसके अंदर के भाग को देखो, ये अंदर वाला भाग अभी इसका डायमीटर क्या है, ज्यादा है, इसका व्यास क्या है, ज्यादा है। पाइप में बड़ा होल दिख रहा है, पाइप में जो छेद दिख रहा है अंदर में वो बड़ा है। इस पाइप का देखो, ये पाइप का छेद क्या हो गया है, छोटा हो गया है। इसमें लिक्विड भर गया है, इसमें म्यूकस भर गया है। क्या भर गया है? म्यूकस भर गया है, लिक्विड भर गया है। और वो लिक्विड अंदर में भर जाने के वजह से और सूजन भी हो गया है। क्या हो गया? देखो ये मोटा हो गया है, ये वॉल देखो ये पतला है, ये पाइप को देखो पतला है, ये पाइप को देखो ये क्या हो गया है, मोटा हो गया है। तो हम बोल रहे हैं मोटा हो जाने की वजह से, सूजन हो जाने की वजह से दर्द भी होगा। क्या होगा? दर्द भी होगा। और जो ये ब्रोंकी का जो वॉल, ये पाइप है, ये पाइप ब्रोंकी का पाइप क्या हो गया है, नैरो हो गया है, पतला हो गया है, संकीर्ण हो गया है, जिसके वजह से सांस लेने और सांस छोड़ने में क्या हो रही है, दिक्कत आ रही है। दर्द भी है, सूजन भी है। अगर ITIS लग गया तो दर्द भी है, सूजन भी है। और सूजन की किस वजह से है, तो यहां पर म्यूकस के अमाउंट वगैरह बढ़े हुए हैं,
कोई इन्फेक्शन हो गया है, क्या हो गया है, कोई संक्रमण हो गया है, जिसके वजह से ये समस्या आती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस समझ में आ गया। कोई पूछेगा अस्थमा क्या है, तो बोलिएगा कि ट्रैकिया आगे चलकर जब इस शाखाओं में बढ़ती है, ट्रैकिया जब विभिन्न शाखाओं में बटेगी, यहां से जाने के बाद ना, इधर देखो एक फेफड़ा इधर है, दायां फेफड़ा, इधर एक फेफड़ा है, बायां फेफड़ा। ये ट्रैकिया जाने के बाद एगो इधर चली जाती है, एगो इधर चली जाती है। फिर ए जैसे पौधा का जड़ प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक रूप में बढ़ता है, वैसे ये ब्रोंकी भी बढ़ता चला जाता है, ये विभाजित होते चला जाता है। इसमें अगर ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में सूजन, इन्फ्लेमेशन हो जाए, जलन जैसी कंडीशन हो लगातार, इसके वजह से घरघराहट आ रही हो, तो इसको बोलेंगे अस्थमा। अस्थमा के बाद दूसरा चीज हम लोग पढ़ रहे थे ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होगा, पाइपवा पतला हो जाएगा, जो ब्रोंकी वाला पाइपवा है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, पाइप पतले हो जाते हैं, और इसके वजह से, और पतला होने का कारण क्या है, उसमें सूजन हो जाता है। क्या हो जाता है, उसमें सूजन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, उसमें सूजन हो जाएगा, जैसा आप लोग इमेज में अभी देखे हो, इसमें सूजन हो जाएंगे। और सूजन हो जाएंगे तो देखो ये पतला हो गया है, ये वाला देखो अभी मोटा है, इसका व्यास अभी देखेंगे तो डायमीटर ज्यादा है, इसका व्यास क्या हो गया है, घट गया है। इसमें अंदर में ये सब जो ब्लू वाला पार्ट दिखा रहा है वो म्यूकस का है। म्यूकस लिक्विड है, वो तरल पदार्थ, जैसे तुम लोग के नाक वगैरह के सर्दी वगैरह में पानी वगैरह जैसे निकलते हैं, वैसा ही लिक्विड इसमें क्या हो गया है, भर गया है, इसको जाम कर रहा है। क्या कर दिया है, जाम किया है। तो ये हो गया। तीसरा नंबर है वात अस्फीति या एम्फाइसीमा। तो एम्फीसीमा जो है, एम्फीसीमा का मतलब क्या है, इसको ध्यान समझना। श्वसन तंत्र में हमारे फेफड़ा में जब ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाला सतह की कमी हो जाए, सतह क्या हो जाए, कमी हो जाए, जिस सतह चाहिए ना, जिसमें को जो कि ऑक्सीजन को अवशोषित करेगा, खींचेगा, उस सतह की जब कमी हो जाए, तो कमी होने के पीछे क्या कारण है, जैसे मान लो ये दीवार है और ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। ये दीवार क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अवशोषित कर रहा है। मान लो एक ईंट का बना हुआ दीवार हो, और वो दीवार पर हम लोग जैसे पानी डालते हैं तो पानी को सोख जाता है। अगर उस दीवार को हम लोग ऊपर से पन्नी प्लास्टर कर दें तो पानी को कम सोख पाएगा, मतलब दीवार डैमेज हो गया तो पानी को कम सोख रहा है। वैसे ही अगर फेफड़े में एल्वियोलर वॉल जो कुपिकाएं हैं, अगर कुपिकाओं की दीवार, जो वायु को अवशोषित करने वाली कुपिकाएं हैं, अगर उनकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो जा रही हैं, उनकी दीवारों के पास क्षमता नहीं बच रहा है अवशोषित करने का, तो हम लोग वायु का आदान प्रदान कम कर पाएंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में आदान प्रदान क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। और उस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीसीमा। क्या बोलते हैं, उस रोग का नाम क्या है, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा जो रोग है उसी को हम लोग वात अस्फीति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वात मतलब वायु, अस्फीति का मतलब एक तरह से विनिमय है। क्या है, उसी में क्या आती है, विनिमय में दिक्कत, वायु के विनिमय में दिक्कत होता है। वो दिक्कत किस वजह से होता है, तो कुपिकाओं की दीवार, किसकी दीवार, कुपिकाओं की जब दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो ऐसी समस्या आती है। कुपिकाओं की दीवार के क्षतिग्रस्त हो जाने से ऐसी समस्या आती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीसीमा। क्या बोलते हैं, एम्फीसीमा। उसके बाद देखो एक है व्यावसायिक श्वसन रोग। अच्छा देखो, भारत में रोजगार के लिए लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं। अभी हम लोग को मान लो इस उम्र में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत लगती है, लेकिन जब रोजगार नहीं मिलते हैं तो लोग काफी लंबे लंबे दूरी तय करते हैं और विदेशों तक जाते हैं काम करने के लिए। सऊदी अरब तो यहाँ के लोग जाते हैं काम करने के लिए। क्यों भाई, क्योंकि एक समय के बाद उनके पास मजबूरी हो जाती है, घर परिवार को चलाने के लिए कमाना उनको पड़ता है। तो इस दौरान वो काफी दूरी तक जाते हैं अपने बाल गोपाल के लिए, मतलब बाल बच्चों के लिए। ऐसी स्थितियों में कुछ लोग जो कंपनी और इंडस्ट्री में पत्थर का जो काम है, जैसे मान लो पत्थर की कहीं पर घिसाई हो रही है, कहीं सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, कहीं पर क्रेशर मशीन चल रहा है, गट्टी तोड़ने वाला मशीन है, ये सब पर लोग जाकर काम करते हैं। तो काम करते हैं तो बाबू रोज रोज, या कोयला के खदानों में कुछ लोग काम करते हैं, तो इतना डस्ट हमारे फेफड़े में जाता है, उसको हम मास्क लगाकर भी पूरा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फेफड़े में वो डस्ट जाते रहते हैं। अच्छा गांव में आप लोग देखे होंगे भूसा वगैरह का जो काम होता है उसमें भी काफी गर्दा वगैरह हमारे फेफड़े के अंदर चले जाते हैं। तो व्यवसाय के दौरान जो फेफड़े के अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल और
जो पत्थरों के स्टोन पार्टिकल्स हमारे फेफड़े में जा रहे हैं, इसके वजह से भी हमारे फेफड़े के अंदर का भाग क्षतिग्रस्त हो रहा है। उसके वजह से होने वाले रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। जो व्यवसायिक श्वसन रोग है, ये व्यवसाय में मतलब समझो कि गर्दा डस्ट जाने की वजह से जो रोग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यवसायिक श्वसन रोग। फिर से बता दे रहा हूं, अस्थमा की बात करेगा तो ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में क्या होंगे? सूजन होंगे। अच्छा सुनो भाई, फाइबर अगर बहुत महीन होने लगे तो बोलेंगे फाइब्रिल्स। क्या बोलेंगे? फाइब्रिल्स। वैसे ही एक पाइप आगे चलकर बहुत अगर महीन होने लगे तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में जब दिक्कत आने लगे, सूजन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, जलन भी रहे, घरघराहट की आवाज हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अस्थमा है, वो दम्मा है। वो क्या है? श्वसनीय स्रोत में क्या देखे कि पाइपवा पतला हो गया था, व्यास उसका पतला हो गया था, तो उसको हम लोग क्या बोले? ब्रोंकाइटिस। ITIS का मतलब क्या है? दर्द के साथ साथ सूजन। दर्द के साथ साथ सूजन। वात स्फीति या एम्फिसीमा देख रहे हैं, इसमें क्या बोले कि एम्फिसीमा में एल्वियोलर वॉल जो है वो डैमेज हो जाता है। वायु कुपिकाएं जो होती हैं वो क्या होता है? डैमेज हो जाता है। तो वायु कुपिका जब डैमेज हो जाएगा, तो डैमेज हो जाने के बाद से वो जितना ऑक्सीजन को लेना है वो ले नहीं पाएगा। ले नहीं पाएगा तो हमारे शरीर में धीरे धीरे ऑक्सीजन की क्या होती चली जाएगी? कमी होती चली जाएगी। ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होता चला जाएगा? घटता चला जाएगा। सांस फूलेगा, परेशानियां होंगी, हम लोग को डॉक्टर से मिलना पड़ जाएगा। और वैसे कंडीशन जो नशेड़ी गंजेड़ी लोग होते हैं उनमें भी होता है, वो भी अपना पूरे वायु कुपिकाओं को डैमेज कर लिए होते हैं धुआं ले लेकर, मतलब जो सिगरेट से निकलने वाले धुआं है या गांजा से निकलने वाले धुआं है उसको पीकर। उसके बाद व्यवसायिक श्वसनीय रोग, ये तो बेचारे लेबरों में होता है, मतलब ये जो मजदूर होते हैं, डस्ट पार्टिकल वाली जगह पर काम करते हैं, धूल गर्दे वाला काम करते हैं, उनमें ये समस्या होने वाला है। ये रोड पर आप लोग देखें झाड़ू लगाने वाले लोग, रोड पर झाड़ू लगाने वाले लोगों के अंदर में भी, फेफड़े में भी ये सब चीजें आते हैं। और दूसरा चीज कि वो लोग का टाइमिंग बड़ा गजब का होता है। टाइमिंग का अर्थ यह है कि जब आप लोग नहा धोकर चलते हैं पढ़ने, तो वो लोग अपना नहा धोकर झाड़ू लेके चलते हैं। आप पढ़ने जाइएगा वो झाड़ू लेके जाएंगे। रोड का सब गर्दा आपके शरीर पर जब डाल लेंगे, अपने शरीर पर डाल लेंगे, उसके बाद आप भी इसी रोग से ग्रसित होंगे। और वो तो खैर अपना मुंह हाथ बांध के चलते हैं, लेकिन जितना दिन भर का जो गर्दा है फिर उसको उठाकर रोड पर इधर उधर कर देता है, फिर आदमी गंदा होता है, फिर आदमी आता है। तो हम लोग का भभुआ की स्थिति और खराब है। 8 बजे के आसपास तो सब ठंडा का दिन है, आप निकलिएगा घर से नहा धोकर और लोग निकलेगा झाड़ू लेकर। तो ऐसी स्थितियां जो हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये बिजनेस की वजह से, किसके वजह से? ये बिजनेस की वजह से होने वाले, जो व्यवसाय की वजह से होने वाले, व्यवसाय में काम करने वाले लोग और मजदूरों में, वर्कर्स लोग में ये स्थितियां देखी जाती हैं। अब हम लोग कुछ विशेष प्रकार के टर्म को देखने जा रहे हैं। टर्म मतलब शब्द। कौन कौन से शब्द हैं? अच्छा बताइए, हम लोग 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं। कितना बार? 12 से 16 बार सांस लेते हैं। 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं भाई? 12 से 16 बार सांस लेते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। 1 मिनट में जो 12 से 16 बार हम लोग सांस ले रहे हैं, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। और जब हम लोग सांस नॉर्मली लेंगे तो उसी को बोलेंगे उपनोइया, या उपनीया भी बोलते हैं, इसको निया भी बोलते हैं। हालांकि प का उच्चारण यहां पर नहीं होता है, लेकिन हिंदी बुक में लिखते हैं, इसीलिए मैंने हिंदी में लिख दिया है। और जो लिखा है उसी को बोलो, ताकि आपको शब्द पढ़ने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए, स्पेलिंग आपको याद रहे। तो यहां पर देख रहे हैं कि जब हम लोग सामान्य रूप से सांस लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? उपनोइया बोलते हैं। और छोटे छोटे बच्चों में अगर हम बात करें तो छोटे बच्चे 1 मिनट में 44 बार तक सांस ले सकते हैं। कितना बार तक? इन्फेंट जो होते हैं, इन्फेंट्स, जो नवजात शिशु से पहले वाला स्थिति है, या नवजात शिशु, वो सब में सांस छोटे बच्चे और जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। वो कितने बार? 44 बार ले सकते हैं। तो उनका उपनोइया पूछेगा कितना है, तो 40 टाइम्स, 44 टाइम्स, 35 टाइम्स। जितने बड़े होते जाएंगे उतने कम लेते जाएंगे, जितने छोटे रहेंगे उतने ज्यादा लेते जाएंगे। तो वैसे ही तो ये पूरा हम लोग उपनोइया अगर कोई बोलेगा तो 12 से 16 बार सांस ले रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपनोइया बोलेंगे। अब देखो, यू मतलब ट्रू, जितना वास्तविक सांस लेना है उतना अगर हम लोग ले रहे हैं, 12 से 16 बार के बीच में है, तो आपका श्वास लेने का
जो दर है, जो रेट है वो सही है, बिल्कुल आप सही रेट से ले रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? युपनुइया बोलेंगे। किसी को दिक्कत नहीं है? देखो आलतू फालतू की बात करने से बढ़िया है हम लोग डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पढ़े। सिलेबस एनसीईआरटी बहुत सोच समझ के बनाया है। एनसीईआरटी के अलावा भी एनसीईआरटी तो केवल 40 मिनट का सिलेबस बनाया है। अगर 1 घंटा कोई बढ़िया से पढ़ ले तो 1 घंटा में एनसीईआरटी ज्यादा पढ़ लेता है। इधर उधर के बातों पर अगर न जाए, आजकल ऑनलाइन में इधर उधर की बातों से बच्चे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगे हैं, तो डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पर आए, कम समय में ज्यादा कुछ गेन करें, एक ही पॉइंट को 2 बार 3 बार देख लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उपनिया मतलब समझ में आ गया? कितना हम लोग 1 मिनट में सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं, सामान्य रूप से, जैसे नॉर्मली बैठे हैं, खड़ा है, सामान्य रूप से जितना सांस ले रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपनय्या, जो कि कितना बार होना चाहिए? 12 से 16 बार। बच्चों में, इन्फेंट्स में अगर बोले, बच्चों में इन्फेंट्स में अगर बोले तो कितना? 44 बार तक हो सकता है। कितना बार तक? ये याद रखिएगा। उसके बाद देखो, अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सांसें रुक गया हो, कोरोना में सांसें रुक जा रहा था, तो जिसका सांसें रुक गया उसको क्या बोलेंगे? एपनोइया, सांस स्टॉपेज, स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, द स्टेट ऑफ स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड एपनोइया। अगर हम लोग की सांस ही क्या हो जाए? रुक जाए, सांस रुक जाए, सांस न ले पा रहा हो आदमी, तो ऐसे स्थिति को क्या बोलते हैं हम लोग? एपनोइया बोलते हैं। सांस का रुक जाना, सांस का रुक जाना मतलब स्टॉपेज, क्या होना? स्टॉपेज। अगर स्टॉपेज की बात करेंगे हम लोग तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपनोइया बोलेंगे, स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग। सांस जो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस प्रोसेस क्या हो जाए? रुक जाए, तो या रुक जा रही हो बार बार, तो वो कौन सा रोग है? एपनोइया का रोग है। तो एपनोइया मतलब ज्यादा समय तक नहीं, लंबे समय तक नहीं, डेथ हो जाएगी, लेकिन सांस रुक जा रहा हो, कभी कभी ऐसा फील हो रहा है 2-4 सेकंड के लिए कि सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एपनोइया बोलते हैं। ये कौन सी बीमारी है? एपनोइया। उसके बाद ब्रैडिप्नोइया। अगर कोई ब्रैडिप्नोइया बोल दे या ब्रैडिप निया बोल दे, निया भी लिखता है, नोइया भी लिखता है, अगर ब्रैडिप्नोइया लिख दे या ब्रैडिप्निया बोल दे तो ब्रैडिप्निया का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ स्लो ब्रीदिंग, मतलब श्वसन लेने का जो दर है, जो एकदम स्लो, एकदम आराम से ले रहे हैं, एकदम आराम से छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर का जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता है वो घट रही है, जाने का समय है, समझ रहे हो? धीरे धीरे निकलने वाला समय, बूढ़े लोगों का, जो मरने वाले होते हैं उन लोगों का धीरे धीरे सांस धीमी धीमी होती चली जाती है, हार्ट बीट रेट भी घटने लगते हैं। तो ब्रैडिप्नोइया श्वसन का धीमा हो जाना, क्या हो जाना? स्लो ब्रीदिंग रेट, श्वसन का क्या हो जाना? धीमा हो जाना, श्वसन धीरे 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 कम होते चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति को ये नहीं बोलेंगे कि सांस ऊपर बगल चल रहा है कि नीचे बगल चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं सांस ऊपर बगल चल रहा है, सांस नीचे बगल, इससे हम लोग को मेडिकल का स्टूडेंट सब बातें नहीं करते, ऊपर बगल चल रहा है कि नीचे बगल चल रहा है, जिससे चलना वैसे ही चलेगा। लेकिन बात यह है कि ब्रैडिप्नोइया की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो श्वसन का दर क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। जितना हम लोग श्वसन कर रहे हैं उसका दर क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। तो धीमा हो जाएगा तो हम लोग क्या बात करेंगे बाबू? कौन सा रोग? ब्रैडिप्नोइया। कौन सा रोग? ब्रैडिप्नोइया। इतना बात समझ में आ गया? अब अगला पॉइंट है टैकिप्नोइया। ये क्या है? तो इसमें देखो श्वसन दर क्या हो गया, लिख दे रहे हैं, इसमें श्वसन दर क्या हो गया? बोलो, इसमें श्वसन दर क्या हो गया? धीमा हो गया, स्लो हो गया। इसमें स्लो हो गया कि नहीं हो गया? ब्रीदिंग रेट स्लो हो गया कि नहीं हो गया? तो ब्रीदिंग रेट जब स्लो हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ब्रैडिप्नोइया। इसमें देखो, इसमें जो ब्रीदिंग रेट है, मतलब जो श्वसन दर है, ये श्वसन दर क्या हो जाएंगे? ये फास्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएंगे? फास्ट हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएगा, ये तेज हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब श्वसन की दर बढ़ जाए, ब्रीदिंग रेट जब बढ़ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? तो ब्रीदिंग रेट जब बढ़ेगी तो इसको बोलेंगे टैकिप्नोइया। क्या बोलेंगे? टैकिप्नोइया। इतना याद हो रहा है? इसी को हाइपोप्नोइया भी बोलते हैं और हाइपरनोइया भी बोलते हैं, मतलब श्वसन का दर का बढ़ जाना, इसमें श्वसन दर का घट जाना। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सामान्य रूप से सांस लेंगे तो क्या बोलेंगे? सामान्य रूप से सांस लेंगे तो क्या बोलेंगे? यूपनोइया। सामान्य रूप से सांस लेंगे तो क्या बोलेंगे? यूपनोइया।
कितना बार? 12 से 16 बार। और बच्चे कितना बार लेते हैं? लगभग 44 बार। कितना बार? 44। इन्फेंट्स, बच्चों की मैं बात कर दे रहा हूं, इन्फेंट्स, आप लोग बोलिएगा इन्फेंट्स, मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पर, क्या? इन्फेंट्स, एकदम ऐसा, मतलब माँ के गर्भ में जो बच्चा है, 4 महीना का माँ के गर्भ में है, 6 महीना का है, इन्फेंट, उसको हम लोग इन्फेंट्स बोल रहे हैं। वो 44 बार तक सांस लेता है 1 मिनट में। आगे देखो, अगर सांसें रुक जाएं, सांस का रुक जाना, अभी परमानेंट नहीं, सांस का रुक जाना, स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग, सांस अगर रुक जा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे एपनोइया। क्या बोलेंगे? एपनोइया। ब्रेडिपनोइया क्या है बच्चा? तो ब्रेडिपनोइया बोल रहा है तो सांस का दर, श्वसन रेट, ब्रीदिंग रेट का क्या हो जाना? स्लो हो जाना। और ब्रीदिंग रेट जब फास्ट होगी तो उसको क्या बोलेंगे? टैकिपनोइया। क्या बोलेंगे? टैकिपनोइया। अगले पर चले, आ गया समझ में? इतना समझ में आ गया होगा। और जो भी पॉइंट है, अपने पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगला पॉइंट पे चल रहे हैं। अगर सांस लेने में दिक्कत हो, डिस्कम्फोर्टनेस, डिस्कम्फोर्टनेस, डिस्कम्फोर्टनेस की कंडीशन अगर हो, सांस लेने में क्या हो रहा हो? दिक्कत हो रहा हो। क्या हो रहा है? डिस्कम्फोर्टनेस का मतलब सांस लेने में परेशानी हो रही हो। क्या हो रही हो? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्पनोइया। क्या बोलेंगे? सांस लेने में अगर असहजता हो रही हो, क्या हो रही हो? असहजता हो रही हो, नहीं दिख रहा है? सहजता, सांस लेने में क्या हो रही हो? असहजता हो रही हो, डिस्कम्फोर्टनेस हो रही हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्कम्फोर्टनेस को मतलब सांस लेने में दिक्कत का आना, असहजता महसूस होना, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्कम्फोर्टनेस को डिस्पनोइया बोलेंगे। और एस्फिक्सिया, क्या? एस्फिक्सिया, ध्यान से सुनना, इसमें सफोकेशन होगा, सांस का फूलना, सांस का फूलना, सांस फूलना, सफोकेशन। क्या? सफोकेशन। अगर हम लोग सफोकेशन की बात करेंगे, सांस फूल रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्फिक्सिया। क्या बोलेंगे? सांस लेने में असहजता होगी तो क्या बोलेंगे? डिस्पनोइया हो रहा है। ये मेडिकल के शब्द है। जैसे मान लो सांस फूल रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कि भाई असहजता महसूस हो रही है, सांस लेने में बहुत दिनों से परेशानी हो रही है, तो क्या है? तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्पनोइया है। अगर सांस लेने में, अगर मान लो कोई ऐसे जगह पर चले गए जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई, तो वहां पर दम फूलते घुटता है, सांस लेने में काफी परेशानियां होने लगती हैं, सफोकेशन होता है, दम घुटने लगता है। मतलब जैसे क्लास में बैठे हो, पूरी तरह से क्लास पैक्ड है, बच्चे की संख्या ज्यादा है, गर्मी का दिन है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्लास में बढ़ गई, ऑक्सीजन की मात्रा क्लास में घट गई, लड़के बेचैन हो जाएंगे। उस स्थिति को, उस सफोकेशन को, सांस फूलने की स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? एस्फिक्सिया। क्या बोलेंगे? एस्फिक्सिया। अब देखो, एनॉक्सिया, एनॉक्सिया में O2 का बहुत कम हो जाना या अनुपस्थित हो जाना। क्या हो जाना? O2 का अनुपस्थित, हमारे शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाए? एकदम कम हो जाए, न के बराबर हो जाए, वैसी स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? लैक ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। ऑक्सिया देखो ना, ऑक्सिया, ऑक्सीजन, एनॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनॉक्सिया। क्या बोलेंगे? अब यहां पर लिखा है अगला पॉइंट, हाइपोकैपनोइया। यहां पर CO2 के कंसंट्रेशन में क्या होगी? कमी। CO2 की सांद्रता में कमी, सांद्रता में, कंसंट्रेशन में कमी। तो CO2 के कंसंट्रेशन में अगर कमी हो गई तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हाइपोकैपनोइया। और अगर CO2 के कंसंट्रेशन में वृद्धि हो गई, क्या हो गई? अगर इसकी सांद्रता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपर कैपनोइया। क्या बोलेंगे? हाइपर कैपनोइया। CO2 के अगर सांद्रता में वृद्धि हो गई
तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपर कैपनुइया। समझ में आ रहा है? हाइपो टेंशन, ब्लड प्रेशर का कम होना, हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर का ज्यादा हो जाना। तो हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। कैपनुइया अगर बोल रहा है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को बताने वाले शब्द हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजी में मुख्य रूप से शब्द ही होते हैं। शब्द का मीनिंग जिसको आ गया वो बायोलॉजी को उंगली पर नचाएगा, शब्द का मीनिंग जिसको समझ में आ गया वो बायोलॉजी को उंगली पर नचाता है। हम लोग इस शब्द को हम लोग को याद नहीं करना पड़ता है, शब्द देखते हैं तो उसका मीनिंग हम लोग को पता है कि कौन सा शब्द है तो उसका मीनिंग। बायोलॉजी आसान है, मीनिंग जो जान गया शब्द का वो सब कुछ जानेगा। लोग मीनिंग ही नहीं बताते हैं, मीनिंग नहीं बताते हैं तो बच्चों को दिक्कत होती है। डिस्पनोइया, इसका अर्थ क्या है? डिस्पनोइया अगर बोल रहा है तो अगर PNOEA बोल रहा है तो मतलब सांस लेने की प्रक्रिया है। क्या है? सांस लेने की प्रक्रिया है। डिस्पनोइया बोल रहा है तो डिस्पनोइया असहजता को दर्शाता है। अगर एस्फिक्सिया बोल रहा है तो एस्फिक्सिया सांस फूलने को हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफोकेशन होने पर, मतलब जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाए और टू की मात्रा कम हो जाए तो सफोकेशन होगा, दम घुटेगा, सांस फूलेगा। एनोक्सिया, ऐसी स्थिति शरीर का होना कि शरीर के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोक्सिया। क्या बोलेंगे? लैक ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? एनोक्सिया। हाइपोकैपनुइया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ब्लड में क्या हो जाए? बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सॉरी, घट जाए तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोकैपनुइया। अब बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे? हाइपर कैपनुइया। क्या बोलेंगे? हाइपर कैपनुइया। उसके बाद देखो साइनोसिस, क्या दिया है? साइनोसिस। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब हमारे शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कमी होने पर हमारा बॉडी ब्लू कलर का होने लगता है। कैसा होने लगता है? ब्लड का कलर स्लाइटली ब्लू हो जाता है, नीला रंग का होने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोसिस। क्या बोलते हैं? साइनोसिस। शरीर का जो ब्लड है इसमें किसकी कमी हो जाना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। और इसके वजह से जो ब्लड का कलर है वो कैसा होने लग जाएगा? हल्का नीला टाइप का होने लगता है, जिसको लोग नहीं बोलते हैं कि ब्लड एकदम काला हो गया है ऐसे, या शरीर नीला पड़ गया है। वैसी स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? सांप काट दे, सांप काट दे। तो सांप काट देगा तो काटने के बाद न्यूरल सिस्टम डैमेज होते हैं, जिसके वजह से हम लोग धीरे धीरे सांस लेना, हृदय की गति, तो शरीर काला पड़ने लगता है, नीला पड़ने लगता है। कैसी स्थिति है? साइनोसिस जैसी स्थिति देखने को उसमें मिलती है। और एक है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ए नाइट्रेट, ये किसके कारण? नाइट्रेट पॉल्यूशन के कारण होता है। नाइट्रोजन संबंधित जो पॉल्यूशन है जल में, किसमें? और वैसे जल के कारण होता है क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इसमें भी जो शरीर का है नाइट्रेट पॉल्यूशन के कारण होने वाले क्या है? रोग हैं। नाइट्रेट एक रसायन है जिसके वजह से ये शरीर में जब जल के माध्यम से जाता है तो उसके वजह से जल में जब नाइट्रेट पॉल्यूशन वाटर में मौजूद हो, वाटर में कैसा पॉल्यूशन? नाइट्रेट पॉल्यूशन मौजूद हो, तो उसके वजह से होने वाला रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम, या डीज के रूप में इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको अभी सिंड्रोम न बोलकर डीज बोला जाए तो बढ़िया है। ब्लू बेबी डिजीज ए नाइट्रेट पॉल्यूशन। क्या? नाइट्रेट पॉल्यूशन इन वाटर। और ऐसे जल के कारण होने वाला जो रोग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लू बेबी डिजीज। क्या बोलेंगे? ब्लू बेबी डिजीज। एक और बात कर लेते हैं, देखो इधर, ताकि दिया नहीं है फिर भी समय है, बता दे रहे हैं। डिकम्प्रेशन सिकनेस, जब कोई भी जो सी ड्राइवर है, जो गोताखोर लोग हैं, अगर वो गोताखोर लोग पानी में उतरेंगे, गहराई तक जाते हैं, तो गहराई तक जाने में जो प्रेशर है, वाटर का प्रेशर जो है, जो दाब पड़ा, इसीलिए नीचे से लोग को पानी ऊपर की ओर फेंकता है, बॉयंसी फोर्स पढ़े ना, उत्प्लावन बल। तो हम लोग का जो शरीर है इस पर जब प्रेशर पड़ते हैं तो हम लोग के शरीर में नाइट्रोजन डिजोल्व होने लगते हैं। क्या डिजोल्व होते हैं? नाइट्रोजन डिजोल्व होने लगता है। कहां पर? ब्लड में। कहां पर? ब्लड में डिजोल्व होने लगता है।
अंदर की ओर जाते हैं तो ब्लड में क्या डिजोल्व होने लगते हैं, प्रेशर की वजह से नाइट्रोजन गैस घुलने लगती है। जब वही व्यक्ति ऊपर आता है तो फिर ये नाइट्रोजन गैस सतह पर आने के बाद बुलबुले के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलने लगता है, जिसके वजह से नस वगैरह में बहुत सारे सिम्टम्स, रेड हो जाना, नसों का फूल जाना, शरीर के ऊपर हल्का हल्का पिंपल जैसा दिखाई पड़ने लगना, ये सारी समस्याएं, दर्द होना, मांसपेशियों में पीड़ा होने लगना, ये किसके वजह से, इसी रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्प्रेशन सिकनेस। जैसे मान लो गोताखोर अंदर गया है या ये अंदर गई है, काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रह गए, तो इनके जो प्रेशर है, वाटर प्रेशर जो बॉडी पर पड़ रहे हैं, उसके बाद से नाइट्रोजन गैस कहाँ डिजोल्व हो जाएगी, कहाँ घुल जाएगी, हमारे ब्लड में घुल जाती है। और फिर वही जब हम लोग बाहर आते हैं तो बाहर का प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर में जब आने के बाद वो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने लगती है। नाइट्रोजन गैस जब बाहर निकलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैसी स्थिति में ये जो समस्या है, इसको, ये जो सिकनेस है, जो बीमारी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्प्रेशन सिकनेस। ये किसमें होता है, गोताखोरों में। किसमें होता है, गोताखोरों में। ये तो बाबू हो गए डिजीज, और इसी को हम लोग डिजीज ना बोलकर क्या बोल रहे हैं, डिजॉर्डर बोल रहे हैं, विकार बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ये शरीर के छोटे मोटे रोग दोष हैं, इनको डिजॉर्डर है, विकार है। अब इतना चीजों को एक बार आप फिर से वीडियो को अगर ना समझ में आया हो तो एक बार दो बार सुन लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।